हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं, इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। काफ़ी टाइम से चर्चा में है। अभी यूएस का एक समिट हुआ था जिसके अंदर इंडिया ने फिर से अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखेंगे। लेकिन कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा या काफ़ी एडिटोरियल्स भी आते रहते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकली रिमार्क कर देता है कि इंडिया को इसका जो स्टैंड है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी उसको चेंज करना चाहिए, या क्यों हमको नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे स्टिक रहना चाहिए, क्यों इसको चेंज करना चाहिए। काफ़ी सारे आर्टिकल्स बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें आते रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस बार यूपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी अभी इंडिया ने रिकन्फर्म करा है कि हमारा जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ है और उसी पे ही रहेगा। तो क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी है, क्या हमको इसको रिवाइज़ करना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही रखना चाहिए। सबसे पहले तो समझो कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब क्या होता है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब है कि हम अपनी तरफ से चल के फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर का, हमारा फर्स्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी न्यूक्लियर वाली कंट्री ने हमारी कंट्री पे या फिर हमारी फोर्सेस पे, हमारी टेरिटरी पे कहीं पे भी इन्होंने न्यूक्लियर अटैक करा तो फिर फुल अटैक होगा हमारी तरफ से भी। ठीक है, तो ये होता है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मतलब द क्वेश्चन इज़ कि अच्छी बात है ना यार, क्यों किसको न्यूक्लियर अटैक करना है, मतलब ये तो अच्छी बात है। तो फिर ये बार बार क्वेश्चन में क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे जो प्रिय पड़ोसी हैं पाकिस्तान जी, इन्होंने ना नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी नहीं रखा है। इनका है कि हम जब चाहें अटैक कर देंगे। और आपने देखा होगा कि अभी जब उरी वाला केस हुआ था तब भी काफ़ी न्यूक्लियर वाला गर्मा गर्मी हो गया था। तो पाकिस्तान का नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है और पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका एयर, वाटर और क्या बचा, हाँ लैंड, इन तीनों का कैपेबिलिटी है कि आप इन तीनों के थ्रू अपना न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है हमारा। और इंडिया ने जो है वो मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी अपना रखी है। मिनिमम डिटरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास उतनी ही वेपन है जितनी हमें रिटेलिएशन के लिए चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा हम न्यूक्लियर वेपन्स कलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का है कि हम फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, जितनी हो सकती है एकदम भयानक, इतना कि पूरे कंट्री को तबाह कर देंगे, इतना डिटरेंस रखते हैं। इवन दो नोबडी इज श्योर कि इफ़ दे हैव द फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस एंड नॉट, लेकिन उनका जो स्टैंड है वो यही है और उन्होंने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का नहीं है। तो हर बार वो उनकी तरफ से ऐसे धमकी आती रहती है। लेकिन क्योंकि इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है और ये श्योर है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से न्यूक्लियर अटैक करा तो कोई चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान बचेगा क्या। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिसी है वो जनरली डिटरेंस के लिए काम आता है, दूसरों को डराने के लिए या उनको रोकने के लिए कि आप मत करो। हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप भी शुरुआत मत करो, लेकिन अगर कर दी तो फिर कोई बचाव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ये पूरा न्यूक्लियर पॉलिसी होता है। अच्छा, चाइना के साथ भी केसेस होते रहते हैं, लेकिन चाइना का खुद का भी नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी है। चाइना भी खुद अपनी तरफ से पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। तो इंडिया का भी नो फर्स्ट यूज़ है, चाइना का भी नो फर्स्ट यूज़ है। तो इसकी वजह से इस मामले में इंडिया और चाइना बराबर हैं। तो यहाँ इंडिया और चाइना पे कभी भी आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे। ये जनरली इंडिया एंड पाकिस्तान पे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है कि क्या होती है पॉलिसी, क्यों इतना न्यूज़ में रहती है। मैं जनरली आपको हर बार क्वेश्चन के साथ बोलती हूँ कि जब तक आप खुद अपने हाथ से आंसर्स नहीं लिखेंगे तब तक आंसर्स राइटिंग में कभी परफेक्शन नहीं आएगा। कभी आपका टाइम लिमिट, कभी आपका वर्ड लिमिट, कितना आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ें आपको खुद से समझ नहीं आएंगी। अगर आप पूरा फुल फ्लेज्ड आंसर नहीं लिख रहे हो तो भी एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क बनाना सीख लो कि किस तरीके से मुझे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क बनाना है। विच मीन्स कि मैं इंट्रो में क्या लिखूँगा, मैं क्वेश्चन की बॉडी में क्या लिखूंगा, उसको कैसे सब कैटेगराइज करूंगा और उसके कंक्लूजन को किस तरीके से लिखूंगा। एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क बनाना सीख लो। और जब आप क्वेश्चन लिख लो तो यू कैन सेंड इट टू मी योर क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टा हैंडल little_simple_buddha। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है या आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, शुड इंडिया रिवाइज इट्स नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। क्या इंडिया को अपना नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी रिवाइज करना चाहिए।
क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसका मतलब क्या है कि हमको दोनों पक्ष बताने हैं कि हाँ हमको रिवाइज़ करना चाहिए और नहीं हमको रिवाइज़ नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों पे हम वाद विवाद करेंगे, हम रीज़न्स देंगे कि क्यों हमको इसको रिवाइज़ करना चाहिए और हम ये भी रीज़न देंगे कि क्यों हमको रिवाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फाइनल एट द एंड कंक्लूजन लिखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट लिख के वे फॉरवर्ड कंक्लूजन दे देंगे। तो इसमें आपको ना हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी इसमें कि किस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी, जो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि इंडिया ने अभी अक्टूबर नवंबर 2020 में 75th सेशन ऑफ द फर्स्ट कमिटमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA का कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट हुआ था। तो वहाँ पे इंडिया ने ये चीज़ बहुत क्लियरली अपना बोला है कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है दे आर टू मेंटेन अ पोस्चर ऑफ मिनिमम डिटरेंस, कि हम मिनिमम डिटरेंस की बात के लिए अपना रख रहे हैं। हम उसको फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको किसी को ज़बरदस्ती डराने के लिए भी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी है वो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है और हम उसमें कमिटेड हैं उसके। तो इंडिया ने ये चीज़ वापस बहुत इंश्योर करके बोला है कि हमारा कमिटमेंट है यूनिवर्सल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का मतलब है कि जितने भी जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है उनको त्याग दो। न्यूक्लियर वेपन्स को हमें वॉर के लिए या फिर हमें किसी भी तरीके कॉन्फ्लिक्ट के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, पीसफुल पर्पसेस के लिए ही उसको यूज़ करना है। तो ये एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, आप यहाँ पे ध्यान दो, न्यूक्लियर वेपन के एलिमिनेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एलिमिनेशन की बात नहीं हो रही है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ओके। न्यूक्लियर वेपन ये डिस्ट्रक्टिव है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, ओके। जैसे आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है। तो इंडिया ने ये अपना कमिटमेंट पूरे वर्ल्ड फोरम पे अपना इंश्योर कर दिया है। तो इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी क्या रही है? तो पहले तो हमारे पास था नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन 1962 में जब इंडिया चाइना फेस ऑफ हुआ था और उसके बाद 1964 में जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो उसके बाद में इंडिया को इस चीज़ की बहुत अर्जेंसी महसूस हुई कि अभी हमारे पास होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन। तो 1970 तो उसके बाद से इंडियन साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरी कंट्री किसी को बोरो नहीं करेगी। जैसे अगर चाइना ने या USA ने या रशिया ने अगर डेवलप करके रखा है तो वो कभी भी इंडिया को ये चीज़ बोरो नहीं करवाएंगे। वो अभी ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट वहाँ पे जाके सीख के आ जाएंगे। दिस डज नॉट हैपन, दे हैव टू बिल्ड इट ऑन ओन। जो भी हमारी बुक्स में, जो थ्योरीज में दी है, जो प्रैक्टिकल्स में है, उसके साथ उनको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। तो इंडिया ने अपना काम स्टार्ट करा 1974 में। तब की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, इनके अंडर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 हुआ, जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नाम से डब करा गया था। तो यहाँ पे हमारी अभी क्वेस्ट रुकी नहीं है, ये हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। उसके बाद हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 में पोखरण 2 का टेस्ट हुआ था और तब इंटरनेशनल प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था, सैटेलाइट्स वगैरह आ गए थे, तो दे गॉट टू नो कि अच्छा कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। सो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था काफ़ी सक्सेसफुल था। इसका मतलब है कि अब हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था हमने हमारी फास्ट डेवलपिंग मिसाइल प्रोग्राम में। मतलब मिसाइल की जो आगे वाला एरिया होता है तो वहाँ पे हमने न्यूक्लियर वॉरहेड लगाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अभी वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। सो जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसके विदिन 15 डेज़ पाकिस्तान ने भी अपने सिमिलर टेस्ट अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, कंफर्म करना स्टार्ट कर दिया, और उस वक्त उन्होंने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर स्ट्रेंथ तभी दे दिया था 1998 में। जैसे ही हमारा न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तभी हमने डॉक्ट्रिन दे दी थी कि हम नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन रखेंगे। मतलब कि हम हमारी तरफ से कभी भी किसी भी कंट्री पे किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। इंडिया के डिसीजन मेकर्स ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि हमारा न्यूक्लियर वेपन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में कभी भी इनिशिएट नहीं होगा, सिर्फ रिटेलिएशन होगा। अगर किसी ने हमारी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक करा है तो ही हम रिटेलिएशन में न्यूक्लियर अटैक करेंगे, नॉर्मल अटैक के अंडर तो हम भी कभी न्यूक्लियर वेपन को टच भी नहीं करेंगे। तो ये जनरली डिटरेंस और रिटेलिएशन के लिए ही था। डिटरेंस का मतलब होता है कि आप डिटर कर रहे हो, आप अगले इंसान को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मत कर, अगर करा तो फिर उसके
जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर तुमने न्यूक्लियर अटैक करा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी कंट्री को भी भुगतने पड़ेंगे। तो हमारा जो नो पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ये ऐसे डिस्क्राइब्ड है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारी हैं विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन। कि रिटेलिएशन का मतलब क्या हुआ कि इफ़ यू डू द न्यूक्लियर अटैक देन वी विल डू द न्यूक्लियर अटैक। रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक कहाँ पे? इंडियन टेरिटोरी या फिर इंडियन फोर्स एनीवेयर। मान लो कि जैसे यूएस की पीस कीपिंग फोर्स है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का सबसे बड़ा परसेंटेज है इंडियन फोर्स का। अगर उस इंडियन फोर्स पे या कहीं पे भी इंडियन फोर्स है, अगर वहाँ पे किसी ने उन इंडियन फोर्सेस पे जानबूझकर न्यूक्लियर अटैक करा है या फिर कहीं पे भी इंडियन टेरिटोरी पे न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो इंडिया रिटेलिएशन में न्यूक्लियर अटैक करेगा। सो ये डॉक्ट्रिन काफ़ी क्लियरली विजिबल थी कि इन न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ न्यूक्लियर अटैक स्ट्राइक विल बी इतना मैसिव होगा और इस तरीके से डिज़ाइन करा जाएगा कि उसमें अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा न्यूक्लियर वो डिज़ाइन करा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि यार क्या चेंज करना चाहिए क्या हमको? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको इसको क्यों चेंज नहीं करना चाहिए। वाई वी शुड नॉट चेंज, वाई वी should not change no first use policy। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम रखेंगे इसको हमें चेंज करने से नुकसान है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंडिया की जो इमेज है ना वो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह है। अराउंड द वर्ल्ड इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री है और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में हमारा ये सबसे सेंट्रल पॉइंट है। जिस तरीके से इंडिया ने अपना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाया था, उस तरीके से जो न्यूक्लियर रिस्ट्रेन इसने खुद को दिया है और न्यूक्लियर का सिर्फ पीसफुल पर्पजेस के लिए, मतलब कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जिस तरीके से हमने यूज़ करना स्टार्ट करा है, उसी वजह से न्यू दिल्ली की पूरी ग्लोबल मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस है। और इवन दो लाइक for most of the Cold War, within a decade of the Pokhran II, it was accepted into the global nuclear order। अभी भी काफ़ी सारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली एग्रीमेंट्स है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हो गया या वासेनार एग्रीमेंट हो गया, इन सब का इंडिया मेंबर है और इंडिया बहुत एक्टिवली परसुएट कर रहा है कि हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का फुल मेंबरशिप दे दिया जाए, जो कि अभी हमारे पास फुल मेंबरशिप नहीं है। तो ये अगर हमने फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को रिवोक कर दिया, अगर हमने इसको हटा दिया और हमने बोल दिया कि हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, तो ये पूरी इंडिया की जो इमेज है, जो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का जो इमेज है, वो पूरा का पूरा टार्न हो जाएगा और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो सेकंड है कि प्योरली रिटेलिटरी न्यूक्लियर यूज इज़ ईजियर टू ऑपरेशनलाइज। का मतलब है कि अगर आप सिर्फ रिटेलिएशन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करते हो ना, तो वो काफ़ी ईजी टू ऑपरेशनल है, क्योंकि इसमें अगर आप ये करते हो कि हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, अगर हम पहले से न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो आपको अपनी जो वेपन और डिलीवरी सिस्टम है वो इतना उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करके उसको इतना बड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब आप अपने एडवर्सरी की आर्सेनल पे अटैक करो तो उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दो। क्योंकि इट्स लाइक कि इफ़ यू डू न्यूक्लियर अटैक ऑन सम अदर कंट्री, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिटेलिएट। तो अगर आप पहला यूज़ करते हो तो इतना भयंकर करो कि वापस उनकी क्षमता ना बचे न्यूक्लियर अटैक करने की, और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसके साथ ही आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट चाहिए इंटेलिजेंस पे, सर्विलेंस पे और रिकॉन्सेंस पे। इसका मतलब क्या होता है कि आपको उस एरिया पे मिलिट्री रीजन के लिए पूरी पकड़ चाहिए, उसकी ज्योग्राफी हो गई, उसकी फिजियोग्राफी कैसी है, उसकी क्लाइमेट कैसी है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन का हम यूज़ करते हैं तो इंडिया को अपनी न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेसिटी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और ये अभी ऐसा कोई एविडेंस या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इंडिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है क्या। तो एक तो ये है, और इंडिया वुड हैव टू ऑल्टर इट्स न्यूक्लियर अलर्टिंग रूट ऑल्सो। इंडिया का जो ऑपरेशनल प्लान होता है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए, वो 4 स्टेज प्रोसेस होता है। सबसे पहले में हम हिंट देते हैं क्राइसिस के, जहाँ पे डिसीजन मेकर्स बातचीत करना स्टार्ट करते हैं कि पॉसिबल मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है, अभी अलर्ट करना स्टार्ट करा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि असेंबली ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड, देखो न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो कभी भी सारी वेपन्स एक जगह इकट्ठी नहीं रखी जाती है, अलग अलग जगह पे इनको इकट्ठा रखा जाता है, अलग अलग जगह पे रखा जाता है। और जैसे ही मिलिट्री एस्केलेशन की बात आती है तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग जगह से उनको लाके, अलग अलग हेड्स के अंडर होते हैं वो, उनको एक जगह लाके इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया जाता है।
तो अगर जब असेंबली ऑफ न्यूक्लियर वेपन और जो ट्रिगर मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर वेपन है उस पर जब बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, उसको जब न्यूज़ में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेकंड स्टेज होता है कि डिस्पर्सल ऑफ द वेपन एंड डिलीवरी सिस्टम टू प्री डिटरमाइंड लॉन्च पोजीशंस। तो क्या हुआ, अलग अलग जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे वॉरहेड्स थे, जो मिसाइल्स थी, उन सबको एक जगह ला के असेंबली करी। असेंबली करने के बाद उन वेपन्स को डिस्पर्स करना स्टार्ट कर देते हो जहाँ से हमें उसे लॉन्च करना है, लॉन्च साइड से। थर्ड स्टेज होती है मेटिंग ऑफ वेपन विद डिलीवरी प्लेटफॉर्म। जो वेपन हमने तैयार करा है, जो यहाँ पे हमने असेंबल करा है न्यूक्लियर वेपन, उस न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च साइट पे हम यहाँ पे लगा देंगे। और फोर्थ स्टेज होती है कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द साइंटिफिक एनक्लेव टू द मिलिट्री फॉर देयर इवेंचुअल पर्पस, कि आप साइंटिफिक एनक्लेव से निकाल के उसको मिलिट्री के हाथ में दे दो ताकि उसका जो भी यूज़ करना है वो हो जाए। अदर फैक्टर्स क्या है कि अगर इंडिया NFU से नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी स्विच करता है तो उसको अपनी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जो मैंने ये बताया अभी आपको 4 स्टेजेस होती है, अलर्ट लेवल, डिप्लॉयमेंट, कमांड एंड कंट्रोल, इसमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। हमको एक साइजेबल इंक्रीज करना पड़ेगा डिलीवरी सिस्टम एंड वॉरहेड के अंदर। और इट विल ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन द इंडियाज़ रिसोर्सेज, जो इंडिया के जो अदर काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ जो बिल्ड हम कर रहे हैं, जो हमारे बाकी डिफेंस मैकेनिज्म या हमारी जो बाकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी पे हम वर्क कर रहे हैं, उन सब पे भी एक स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये अदर फैक्टर्स हैं कि हमको क्यों नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का स्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट 4 क्या है कि हाँ हमको चेंज करना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को हटा के फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे लेके आएंगे। उसके क्या क्या है कि एक तो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट इज स्टिल ए मिथ। देखो, अगर आपके पास पावर हासिल हो जाता है ना, तो उस पावर को डिस्ट्रॉय करना, आप अपने हाथ से उस पावर को कभी भी जाने नहीं दोगे। आप अपने हर कोशिश करोगे कि आपके पास वो पावर रहे। तो इंडिया सीरियस है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए, लेकिन बाकी कंट्रीज़ नहीं है, एंड इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ कंपल्शन। आप बोल भी दोगे। और इंडिया का न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद की मर्जी से अपना पावर दिखाने के लिए करा था। इट वाज अ रिजल्ट ऑफ कंपल्शन। 1962 में जब इंडिया चाइना फेस ऑफ हुआ था और जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था, तब हमारे पे ये प्रेशर था कि हमारे जो हॉस्टाइल नेबरहुड और जो न्यूक्लियराइज्ड नेबरहुड है, उनसे बचाव के लिए, उनसे डिटरेंस के लिए, रिटेलिएशन के लिए हमें अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है कि वर्ल्ड का भी न्यूक्लियर फ्री वेपन बन जाए, जो लेकिन देखो, मोरल कंसिडरेशन को दूर रखते हुए ये चीज़, मतलब इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल कि वर्ल्ड कभी भी न्यूक्लियर वेपन फ्री होगा क्या, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, क्योंकि सिर्फ इंडिया अपना न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट नहीं करेगा। इट हैज़ टू बी म्यूचुअल एंड यूनिवर्सल। क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर रीथिंक। अगर हम न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की प्लेज को रिवोक करते हैं एंड कीपिंग इन माइंड इंडियाज़ अनदर न्यूक्लियर एडवर्सरी चाइना, तो जो जितनी कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में असिमिट्री है कि चाइना का मिलिट्री पावर, चाइना का डिफेंस मैकेनिज्म, चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंडिया से काफ़ी बेहतर है। तो उन सबको देखते हुए अगर इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को रिवोक करता है और जिस तरीके से चाइना छोटे छोटे उधर उधर अटैक करता रहता है, परेशान करता रहता है, तो हो सकता है कि इवन दो इंडिया चाइना के कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक को डिटर करने में पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन ये अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकता है। अगर नो फर्स्ट यूज़ रखेंगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, लेकिन अगर हम नो फर्स्ट यूज़ का स्टैंड हटा देते हैं तो एक पॉसिबल आता है कि हम चाइना को भी डिटर कर सकते हैं। 2016 में तब के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने बोला था कि इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उस पर डाउट्स होना स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि न्यू दिल्ली कैन नॉट बाइंड इटसेल्फ टू नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉर अटर्निटी के लिए हमने जो 1998 में पॉलिसी बना ली थी, उसके हिसाब पे उस पर हम लाइफ टाइम बाइंड नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब डिफेंस मिनिस्टर्स देते रहते हैं, हम पॉलिटिकल लीडर देते हैं, तब ये पूरा का पूरा टॉपिक क्वेश्चन में आ जाता है, पूरा का पूरा टॉपिक न्यूज़ में आ जाता है कि क्या हमको न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को चेंज करना है या नहीं। अच्छा, एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय NFU क्या है, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है कि क्यों हमको चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं करना है। तो अगर आपसे ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के क्या एडवांटेज हैं, तो क्या एडवांटेज है कि इट मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर यूज़। जब तक आप नहीं करोगे, दूसरा भी थोड़ा कम ही हिम्मत रखता है कि हम भी करेंगे क्या। और क्योंकि बिकॉज इट इनहांस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेनिंग द क्राइसिस बिफोर देर इज़ नो पॉइंट when the miscommunication, misjudgment, misperception और the fog of war, ऐसा अगर कोई भी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न हो जाता है कि अभी तो बातचीत टूट ही गई है, कोई और तरीका नहीं है, तो तब तक ये पूरा बचाव करता है।
और अगर दोनों पावर नो फर्स्ट यूज़ के हैं, नो फर्स्ट यूज़ पावर वाले हैं, तो देर इज़ अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि न्यूक्लियर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो किसी ना वो मतलब वापस बातचीत पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि जब आप न्यूक्लियर वॉर करते हो तो कोई नहीं जीतेगा, दोनों कंट्रीज़ हारेगी यहाँ पे। तो ये कुछ एडवांटेज है न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के। तो अगर हमने इसको रिवोक कर दिया, तो रिवोक करने पे क्या होगा कि न्यूक्लियर वॉर इट कैन नॉट बी फॉट और वॉन, इट इज़ अटरली फॉल्स। आप कोई भी वॉर, आप कोई भी दोनों कंट्रीज़ में से कभी भी कोई भी कंट्री वॉर जीतती नहीं है, दोनों कंट्रीज़ हारती ही हैं। हालांकि पाकिस्तान कन्वेंशनल थ्रेट पोजेस नहीं करता है इंडिया को, लेकिन जिस तरीके से वो परसिस्टेंट टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया का जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है विच इज़ शेप्ड टू फाइट अ लिमिटेड वॉर, ये कंटिन्यूसली अंडर चैलेंज टू इम्पोज इट्स अंडर द न्यूक्लियर शेडो। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्यों रिवोक करनी चाहिए। अगर हम पूरी डॉक्ट्रिन को इवेलुएट करें तो हमारा जो फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी है इसके काफ़ी अपसाइड्स हैं। अनलाइक कंट्रीज सच एज चाइना एंड यूएसए, इंडिया ऐसा डज नॉट हैव द रेगुलरली रिलीज पब्लिकेशंस डिटेलिंग इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 1998 में जो दिया था उसको 2003 के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर कोडिफाई करके रखा है, बस इतना ही है। और ये एम्बिग्यूटी हैज़ सम एडवांटेज ऑफ इट्स ओन, बट सम फर्दर क्लैरिटी भी होनी चाहिए ताकि कोई भी मिसलीड ना करे, ना दूसरी कंट्री मिसलीड हो, ना पीपल या मिलिट्री मिसलीड हो। तो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन टुडे एग्जिस्ट मेरली एज अ प्रेस रिलीज। ये कुछ पॉइंट्स को समराइज करती है, उनमें इतनी कोई डेप्थ नहीं होती है। हालांकि वी हैव टू रिटर्न टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड सिंपल टेक माइनर चेंजेस टू अवर एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन रिमेन टू बी सीन। द रिसेंट स्टेटमेंट जो दिया था उसने इस पूरी डिबेट को वापस लेके आ गया है, क्वेश्चन के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या रहना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि सारी डॉक्ट्रिन का पीरियडिक रिव्यू तो होना चाहिए। देखो, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जो कंट्रीज़ के रिलेशन है वो भी चेंज होती है। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन इन सच केस। तो इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है इट डज़ नॉट सपोर्ट द फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फर्स्ट पॉलिसी। ये सिर्फ वार्निंग देता है, ये सिर्फ डिटर करता है। तो देर इज़ सर्टनली अ नीड फॉर ए रीअप्रेजल। एक बार इसको वापस चेक करना चाहिए गिवन हाउ रैपिडली इंडिया का स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इवॉल्व हो रहा है। लेकिन इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि इंडिया को जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इट शुड बी कॉग्निजेंट टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सो डूइंग, ठीक है। और एक कोई भी साउंड पॉलिसी तभी इंश्योर हो सकती है जब इसके कॉस्ट एंड बेनिफिट सब पे डिस्कस करा जाए, डिबेट करा जाए, पब्लिकली वाइडली डिबेट करा जाए, उसके बाद पे उस पर डिस्कशन लेना चाहिए। तो ऐसे केसेस में यू कैन जस्ट सिंपली राइट अ वॉर, लेट नोबडी विन, द पीपल लूजेज, द गवर्नमेंट लूजेज, एवरीबडी लूजेज। सो इस तरह का कोई भी जो स्टैंड है उसको काफ़ी रेशनली सोच के, डिस्कस करके, डिबेट करके ही उसको चेंज करना चाहिए या इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। एंड विद दैट पॉइंट आप इसे एंड कर सकते हो। तो नो फर्स्ट यूज़ का ये है। आई होप आपको जितना समझाया है उसमें से आप चार पांच पॉइंट तो आराम से लिख ही दोगे कि क्यों चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज नहीं करना चाहिए, एंड एट द एंड कंक्लूजन भी हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आते रहते हैं, तो जितना भी आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे आपको नए पॉइंट लगे उसमें ऐड करते रहना। जनरली यही पॉइंट आते हैं, उसमें कुछ नया सच आता भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप यू गाइज विल राइट एन आंसर एंड यू गाइज विल राइट एंड सेंड योर आंसर टू मी ऑन इंस्टा हैंडल little_simple_buddha। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आप मेरे बायो में गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आई विल अपलोड इट। And that is it for today. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.